सबसे पहला सवाल मुकेश त्यागी जी आप ही से करना चाहूंगी। स्थापना दिवस बीजेपी का, और जाहिर है कि आज बीजेपी के लिए गदगद होने का दिन, न सिर्फ इस लिहाज से कि बीजेपी ने एक लंबा सफर तय किया, बल्कि इस लिहाज से भी कि जहां से शुरू किया आज आप लोग कहां पर पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी अपने पिछले 44 सालों के सफर को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितनी मजबूती के साथ देखती है? मुकेश जी आपके एंड पे म्यूट है, शायद उसको अनम्यूट कर ले सर। जी मैंने कहा कि आप सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 44वां स्थापना दिवस है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी पार्टी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है और 200 जहां पे संख्या थी वहां से बढ़कर के सीधे 303 कर ली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से जनता ने हम लोगों को अपने सर पे उठाया, हमको समर्थन दिया, हमको आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से उन्होंने, देखिए, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो ऐसे नीतियों के खिलाफ है देश जो कि देश को अपनी जागीर समझते हैं या अपना एंटाइटलमेंट समझते हैं या पुश्तैनी या तुष्टीकरण की राजनीति चला करके गरीबों को और गरीब करना, प्रगति का आधार लेकर के, डेवलपमेंट का आधार ना लेकर के अपनी नैरो पॉलिटिक्स, संकीर्ण पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसके आधार से जनता ने धीरे धीरे उनको समेट करके 404 से 52 पर लाकर खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस त्वरित गति से, जो अश्वमेध घोड़ा मोदी जी का इस समय दौड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व के अंदर 75% पहुंच चुकी है। कम से कम 41 या 42% का अंतर है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में और इसमें। और उसके बाद भी ये सपने देखते हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इंडिया गठबंधन, देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा उपहास है भारत के प्रजातंत्र के ऊपर। आपस में कोई एकता नहीं है, टीएमसी उधर गाली दे रही है, एक दूसरे कैंडिडेट अलग अलग स्टेट में लड़ रहे हैं। तो आप अगर आपस में एकता नहीं कर सकते, आपकी आपस के अंदर ही कोई रणनीति नहीं, अंतरकलह है, अगर बाय द वे आप सरकार में आ भी जाते हैं तो जनता देख नहीं रही कि ये अपरिपक्व अलायंस है और इन पर आपस में महत्वाकांक्षी और जिस प्रकार से अंतरकलह का मेला है, वो इस देश का संगठन कैसे कर पाएंगे? देश को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 के अंदर विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं और वी आर ऑलरेडी 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और 3rd जो है पीपीपी के टर्म में है। और पूरे विश्व के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महामारी का, कोविड का इंतजाम मोदी जी ने किया है और उसके बाद भी हमारी 8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है, फिस्कल कंसोलिडेशन हमारा बहुत ही सराहनीय है और हर एक प्रकार की, और 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, ये कोई मोदी जी का कहना नहीं है, ये वहां पर उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। और जब तमाम प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट आप देख लीजिए, जिस तरह से चंद्रयान लैंड किया है हर तरफ से, तो कौन से ऐसी जगह छोड़ी है जहां पर मोदी जी ने और कोई कलंक नहीं लगा और कोई रॉयट नहीं हुआ। न सिर्फ बीजेपी मजबूत हुई बल्कि बीजेपी ने देश को मजबूत करने का भी काम किया है। रंजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। रंजीत जी, जाहिर है कि बीजेपी के स्थापना दिवस पर पता नहीं आप उनको बधाई देना चाहेंगे या नहीं। 44 सालों का उनका सफर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस खुद 1951 के बाद से चुनावी इतिहास में अपने सबसे गंभीर संकट से जूझती हुई नजर आ रही है। आंकड़े सर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरफ जहां पर बीजेपी मजबूती की तरफ, तो कांग्रेस सिमटती हुई, न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से बल्कि जनता के बीच भी। 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कारण आपको समझ में आता है कि कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंची हुई है? पूर्णिमा जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र को उनके पार्टी की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात पूर्णिमा जी क्या है कि राजनीतिक दलों में थोड़े से उतार चढ़ाव तो आते हैं, ये आप भी मानती हैं। और ऐसा नहीं है कि लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया हो और कांग्रेस का लगातार घट गया हो। आप अगर 3 चुनाव के आंकड़े को ध्यान से देखें, 1999 का चुनाव, 2004 का चुनाव और 2009 का चुनाव। 99 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 182 सीट जीती थी, 2004 में 138 पे आ गई और 2009 में 116 सीट पे आ गई। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिनको आप ये मानती हैं कि लगातार कमजोर होती गई, 1999 के चुनाव में 114 सीट ही हम जीत पाए थे, 2004 में हमने 145 सीट जीती
और 2009 के चुनाव में 2006 सीट जीती और 2004 से लेके 14 तक हमारा शासन भी रहा। अब ये है कि ठीक है कि कभी कभी राजनीतिक दलों को चुनावी हार का भी सामना करना पड़ता है, हमें भी हार सामना करना पड़ा, हम उसको पूरी विनम्रता से स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है पूर्णिमा जी, वो लड़ा जाएगा जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सपने दिखाए थे, उन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाए। 4-5 बिंदुओं में मैं आपको बताऊंगा। उस समय उन्होंने युवाओं से क्या वादा किया, कहा कि आपको प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार सृजित होने चाहिए थे। बदले में क्या हुआ कि रोजगार तो दिया नहीं, जहां कहीं परीक्षा होने वाली थी सबका पर्चा लीक करवा दिया। दूसरी बात आप देखेंगे कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी के दर में, और उसमें भी जो सबसे मूल कार्यबल होता है उसमें 83% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो फिर ये किस बात पे बड़े बड़े दावे करते हैं। दूसरी बात आप देखें, किसानों के साथ इन्होंने क्या वादे किए थे। किसानों के साथ वादा किया था कि आपकी आमदनी 2022 तक दुगुना कर देंगे। दुगुना तो करना दूर की बात है, वो सड़कों पर पड़े रहे, उनकी मूल मांगे भी ये नहीं मानते थे, और 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। अगर रंजीत जी जो बातें आप कह रहे हैं, अगर बीजेपी इतनी बड़ी फेल्योर है, मैं कहती हूँ, और आप जो कह रहे हैं जितने वादे उन्होंने किए वो सारे के सारे झूठ का पुलिंदा थे, उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया, जनता को कुछ भी नहीं मिला, तो कैसे इन तमाम वायदों के पूरा ना होने के बावजूद बीजेपी का ये संख्या बल बढ़ता जा रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जो नारा दिया उसको पूरा किया सीटों के लिहाज से, 2019 में जो नारा दिया उसको पूरा किया, और बीजेपी अब बात कर रही है 400 पार की, और ये कह रही है कि वो भी हम पूरा कर लेंगे। तो कैसे, अगर जनता इतनी नाखुश है तो अपना प्यार क्यों बरसा रही है इस पार्टी पर? यही मैं कह रहा हूं, अभी तो 2 ही बिंदु मैंने बताया आपको। ये नारी के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। आपने देखा होगा कि भारत की पहलवान बेटियां लगातार जंतर मंतर पर धरना देती रही और सरकार के कान पर जू नहीं देंगी, और उनको मजबूरन हमारे पहलवान बेटियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर अपने मेडल फेंक कर आने पड़े। तो ये तो इनकी स्थिति है। महंगाई में कांग्रेस को ये हमेशा कोसते थे, आपको वो स्लोगन याद होगा, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उस समय कांग्रेस पार्टी 400 में सिलेंडर उपलब्ध कराती थी, तो इनको बड़ा महंगा लगता था। इनकी केंद्रीय मंत्री लोग सड़कों पर उतरते थे। उसके बाद क्या हुआ, 1100 रुपए तक का सिलेंडर इन्होंने बेचा। जब इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम रही, उस समय में ये 35 रुपए पेट्रोल देकर आने वाले सरकार जो वादा करते थे कि 35 रुपए पेट्रोल देंगे, उन्होंने क्या किया, 100 रुपए आम लोगों के जेब से निकाले। तो ये जितने भी वादे किए थे सब इनका विफल हुआ, और विफल ही नहीं हुआ पूर्णिमा जी। सबसे अचरज की बात तो ये कि इन्होंने पहले वादे किए और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहते कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था। तो अब ये जुमला का नाम बदल के गारंटी कर देंगे। चुनावी जुमला जो इनका रहा, धारा 370 इनका चुनावी जुमला था, इन्होंने वो भी पूरा नहीं किया होगा आपके हिसाब से। तो ट्रिपल तलाक की बात करते थे, वो भी चुनावी जुमला था, पूरा नहीं किया। राम मंदिर निर्माण की बात करते थे, वो भी चुनावी जुमला था, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। फिर उसके बाद नंबर पे देते रहे। मैंने तो यही पूछा सर, और वापस से वहीं पर आ जाती हूँ कि अगर इतना बड़ा फेल्यूर बीजेपी है तो फिर जनता का इतना असीम प्रेम नंबर के लिहाज से, आंकड़े के लिहाज से इनको क्यों मिल रहा है, और आपका सिमटता क्यों जा रहा है? मेरा बेसिक सवाल यही था। मैं आ रही हूँ सर आपके पास, रमनीश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी अच्छा कर रही है, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन कांग्रेस सिमट रही है। आपका आकलन क्या कहता है? सबसे बड़ा मेरा आकलन ये कहता है कि दिक्कत इनका एचआर मैनेजमेंट में है। मतलब प्रतिभा है, उसको आगे नहीं बढ़ाना, इनके जो प्रतिभावान सीनियर लीडर्स हैं उनका पार्टी से छिटक कर चले जाना, आंतरिक कला होना, गुटबाजी होना, स्ट्रैटेजी का कंप्लीटली सामने एक विजन के तौर पर आगे लेकर सामने ना चलना, ये जानते हुए कि सामने बीजेपी है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, ये जानते हुए कि उनका होमवर्क कितने पहले से शुरू हो जाता है, बैठकर सिर्फ एक काम कि बीजेपी को कोसना है। कांग्रेस क्या करेगी इस पर बात नहीं करना है। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं साधुवाद दूंगा। उनके प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी, उनको भी मैं साधुवाद दूंगा। आज उनके स्थापना दिवस है, उसके लिए। फिर बात करते हैं, देखिए असफलता किसके जीवन में नहीं आता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो।
सफलता तो आती है, लेकिन चिंतन करने का विषय है। यदि आप देखते हैं आत्मचिंतन नहीं कर पाती है व्यक्तिगत रूप से, यदि पार्टी आप देखें या संगठनात्मक रूप से देखें, पार्टी को कहीं ना कहीं चिंतन करना पड़ता है। और चिंतन करते हैं और उसमें जो भी जिस तरह की भी खामियां आती है उसको यदि हम उसमें आत्ममूल्यांकन करते हैं तो मुझे लगता है उसमें सुधार आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। फिर बात करते हैं आपके मुद्दे की, आज जो डिबेट है उसके मुद्दे पे आते हैं। 1980 में देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, जनसंघ के बाद बीजेपी का नाम दिया जाता है। उसके बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट उस समय 1980 में जीत करके आती है। पहली सीट जो है गुजरात की मेहसाना सीट, जहां से AK पटेल आते हैं, और आंध्र प्रदेश की एक जो है सी जंगा रेड्डी जो है वहां से सीट वो जीत करके आते हैं। और 2 सीट पाने वाली एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज 400 पार की बात करती है। 2019 में 303 देखा, इसके पहले भी हमने प्रचंड बहुमत मोदी जी को मिला। तो इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। मुझे लगता है उन कारणों के ऊपर क्यों ना हम चर्चा करनी चाहिए। वो कारण तो है ही, चाहे नीति की बात करें, चाहे नीति के दम पे उससे ज्यादा चर्चा रमनीश जी, मैंने इसीलिए कहा ना कि उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है और राजनीति में समय इसी तरीके से बदलता है। आज जो बीजेपी की स्थिति है रमनीश जी, वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, समय बदला, आज बीजेपी की बेहतर स्थिति है और बदलाव बीजेपी की बेहतर। लेकिन चर्चा किस बात पर, 1984 में जहां 400 से अधिक सांसद, वही मैं राजीव गांधी के समय है ना, राज्यसभा सहित जो 793 संख्या थी वो कहां सिमट गई, 84 तक सिमट गई। इतना कम होते चले गए कि आज दिक्कत है। देखिए पूर्णिमा जी, वही तो मैं रखना चाहता हूं, आखिर कारण क्या रहे होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि प्रचंड बहुमत लगातार ये 400 पार के दावे को यदि ये संकल्पित होता हुआ दिख रहा है, और जैसा कि आम जनता के का जो हम प्यार देख रहे हैं, जिस तरह का उमंग उल्लास हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो रुझान जो हम देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहा होगा। चाहे नीति की दम पे बात करें, चाहे नेतृत्व की बात करें, चाहे आप नियत की बात करें, चाहे नैतिकता की बात करें, चाहे कर्म की बात करें, चाहे पुरुषार्थ की बात करें, चाहे विकास का मंत्र, जो कि मोदी जी का एक जो है सबसे बड़ा जो कहे मूल मंत्र है वो विकास का मंत्र। और चाहे नेता कोई भी हो, जब तक आप विकास के मुद्दे जनता के बीच में नहीं लेके जाते हैं, चाहे कोई भी अहम मुद्दे, कितने भी अहम मुद्दे क्यों ना हो, वो सब के सब नाकाफी साबित होते हैं। आखिर ये बताइए कि 400 सीट पाने वाले राजीव गांधी के समय में आज देखिए ना कि राहुल गांधी जब से सक्रिय हुए हैं, राहुल गांधी की सक्रियता में 12-13 साल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम पतन होता हुआ दिख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो खामियां रही होगी ना। चाहे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को आप यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना देते हैं, जो सनातन को गाली देगा उसको आप गलवैया करने चले जाते हैं। आप DMK की बात करें, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो बार बार गाली देता था, और ये कार सेवकों के ऊपर जिसने गोलियां चलाई, आप देखिए अखिलेश भैया उनके साथ आप हो चलते हैं। ममता बनर्जी जो कहते हैं कि राम जैसे राम का जो नारा लगाता है उसको कहते हैं खाल खींच लेंगे, उसके साथ आप वो बात करते हैं। लेकिन आप देखिए ना CPI ML जो है राहुल गांधी के विरोध में खड़ा है, और आप उससे क्या कर रखा है, आपने गठबंधन कर रखा है। तो ये किस तरह की नीति है भाई? आपके पास यदि नीति नहीं है, एजेंडा नहीं है, दृष्टि नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है, तो यही हालत आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने की किसी को जरूरत नहीं है। यदि कोई चिंतन करे तो सबसे बड़ा चिंतन का एक ही है, जो कि लगातार अपने आप को लॉन्च करने का प्रयास तो सोनिया गांधी बार बार कर रही है बेटवन को, लेकिन वो बेटा ऐसा है कि वो लॉन्च ही नहीं हो रहा है भाई। राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, तो राहुल गांधी के अलावा किसी या फिर जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उसकी वजह से वो लॉन्च होते हुए भी लॉन्च नहीं है। ये भी तो सर चर्चा का विषय हो सकता है या नहीं हो सकता है? आम जनता स्वीकार नहीं रही है। संजीव जी आपको लाते हुए जाहिर है कि आज जब हम स्थापना दिवस की बीजेपी की बात कर रहे हैं, 44 सालों का ये सफर, और इसमें कई बार आप जब पीछे मुड़ते हैं तो एक सवाल पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो। मेरे मन में यह सवाल आता है कि जिस तरीके से पार्टी की चमक है, पार्टी की मजबूती है, उसमें मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा है। अगर मोदी को उस वक्त प्रधानमंत्री का चेहरा उसके तौर पर नहीं रखा गया होता तो, अगर वो नहीं होते बीजेपी के चेहरे मोहरे तो, वो प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश और पार्टी की स्थिति क्या होती?
पूर्णिमा, सबसे पहले लगभग 4.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के लिए जो प्रगति के रास्ते दिखाए हैं और जो मजबूती प्रदान की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाख लाख बधाई। दूसरी बात, जब हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो कई इसके कारण दिखाई देते हैं। विश्लेषण निश्चित तौर पर किया ही जाएगा कि आखिर कौन सा ऐसा गुण था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतना तेजी से शिखर की तरफ बढ़ी। कई कारण है, उसमें ध्रुवीकरण महत्वपूर्ण है, उसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो 80 के दशक में हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चाल, चेहरा और चरित्र में भी अप्रत्याशित रूप से बदलाव किया है। उनके वो पिलर जो मजबूत थे और वो पिलर जो सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनक थे, उनको किस तरह से दरकिनार करके नए पौध को लाया गया और किस तरह से सैद्धांतिक रूप से समझौता की गई, ये भी दिखाई देता है। वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस मुक्त का नारा लगाती थी, उस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 11 मुख्यमंत्री, जो दूसरे पार्टियों के मुख्यमंत्री है, वो 11 मुख्यमंत्री, 399 से ज्यादा कद्दावर नेता जो दूसरे पार्टी के हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे ज्यादा है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ कूच कर गए, भारतीय जनता पार्टी में आत्मसात हुए। और 50 से ज्यादा वैसे करप्ट लोग जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अभियान तक छेड़ रखा था, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के खेमे। अब सवाल ये उठता है कि वो सारे लोग यदि इधर स्विच कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। अब इसमें कमजोरी क्या है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, शुरुआती दौर से जो सैद्धांतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे, उन लोगों की सबसे बेचैनी ये है कि कल तक जिसको वो सैद्धांतिक तौर पर जिसकी आलोचना करते थे, जिसको फूटी कौड़ी देखना नहीं चाहते थे, उसको अचानक वो ऐसे जगह पे और कुर्सी पर बैठा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अंतर्विरोध की वजह से भारतीय जनता पार्टी में कुलबुलाहट है कि जिससे हम लड़ते थे, जिसको हम कुशासन बाबू कहते थे, वल्लभ गौरव को हम किस नजरिए से देखते थे और किस तरह से लड़ते थे, आज उनके बारे में अब कसीदे काढ़े जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये अंदरूनी एक कला का मामला है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तो वही दिख रहा है के रास्ते भारतीय जनता पार्टी। रमनीश जी, संजीव जी, क्या कुशासन के नाम पे आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं या अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं? अरे किसकी बात कर रहे हैं भाई? लेकिन कोई बात नहीं, उनको भटकाइए मत, उनको उनके फ्लो में जाने दीजिए। संजीव जी बात पूरी कीजिएगा। संजीव जी बात पूरी कीजिए। फ्लो तो टूट गया महाराज, संजीव जी बात फ्लो तो टूट गया। मैं सिर्फ यही इंडिया अलायंस का ही फ्लो टूट गया है। अरे सुन लीजिए भाई, टूट गया महाराज। किसकी बात? कुशासन नहीं, कुशासन की संज्ञा आपने दी तो उसको आपको याद दिलाना होगा ना भाई। को काट दीजिए, चुभती क्यों है बात? काहे नहीं चुभेगा भाई, काहे नहीं चुभेगा? अरविंद केजरीवाल तो बहुत बड़े सिद्धांत की बात आपने करी ना। कौन से मौलिक सिद्धांत की बात करते हैं? कौन से आदर्श की बात करेंगे? कौन से उसूल की बात करेंगे? कौन से नीति की बात करेंगे महाराज? अरे नीति नहीं है तो गला घोटने वाला यदि है कोई अरविंद केजरीवाल, आप समर्थित करते हैं ना, समर्थन करते हैं ना भाई। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताइए ना, कौन से कुशासन? अरे स्वराज से जो शराब की ओर चला जाए तो उससे बड़ा कुशासन किसका हो सकता है भाई? महिला सुरक्षा की बात करता था, बहुत बड़ी बातें करता था, हैं? स्वर्ग से अवतरण ऐसे महापुरुष की हुई जो शराब में डूब गया और अपने नेताओं को भी डुबा दिया। मनीष सिसोदिया भारत रत्न, अरे भारत रत्न कहां चले गए? भारत रत्न अभी तो जेल की हवा खा रहे हैं। आधे जेल आधे बेल, आधे जेल आधे बेल, सबकी सब हालत यही है। राहुल गांधी की बात आपने करी, किसके सिद्धांत की? लालू यादव चारा चोर की बात कर रहे हैं, किसके सिद्धांत की बात करें? डीएमके जो सनातन को गाली देता उसके सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। सिद्धांतों की बात यदि करते हैं यदि कोई, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अरे दिखा दे, छक्का छुड़ा दिया ना आप लोगों को भाई। एक नेता ने सिर्फ एक चेहरे ने छक्का छुड़ा दिया 56 लोगों को। 56 आप जैसे जितने सरीखे नेता हुआ करते थे, अपने आप को मानते थे बहुत बड़े, अरे उनसे बड़ा तो विश्व विजयी कोई है ना, राहुल गांधी। रोम रोम करने वाले, आज देखो राम का भक्त, अरे आप लोगों को छक्के छोड़ा करके भगा दिया है। क्यों वायनाड भाग गए भाई? क्यों वायनाड भागने के लिए मजबूर कर दिया उस नेता ने? नहीं, वो तो उनका चॉइस है ना, वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप बताइए ना। वो थोड़ी आप तय करेंगे। इनके मानते थे ना, रॉबर्ट वाड्रा को मानते थे ना, रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस को समर्थन करते। नहीं, खूब देखिए फंडिंग करी उन्होंने कांग्रेस नेताओं की, कांग्रेस पार्टी को खूब। आज बेचारे वो लालायित हैं, तो दे दो भैया, अमेठी से हमें सीट दे दो, अमेठी से हमें सीट दे दो। वो लालायित हैं, आज वो मांग रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी, जीजा जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, उनको सीट भी नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी ये देखिए अहंकार बता रहा है। कांग्रेस पार्टी में एकमात्र जो डूबता जहाज है उसका अहंकार देखिए आसमान पे है।
आसमान पे जा रहा है उसका। अरे भाई देखो तो कहां चले गए तुम भाई। 40 पार यदि राहुल गांधी में यदि कर लिया आपने, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि 40 पार भी कर ठीक है, चलिए रमनीश जी, ठीक है, आपकी सबसे इस पर रमनीश जी इतना प्रवचन इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी मेहमान यदि स्टूडियो में बैठा कितनी जीत गंवानी है तो आप गंवा लीजिए, स्टूडियो में होते तो बढ़िया रहता। संजीव जी बोलना शुरू कर आप स्टूडियो में रहते तो बढ़िया रहता, बगल में बैठे रहते, कोई नहीं, ठीक है, समय समय की बात है, कोई बात नहीं। संजीव जी आती हूँ आपके पास, फिर उसके बाद आप अपनी सारी बातें रखिएगा। लेकिन मुकेश त्यागी जी इसी बीच में आते हुए, प्लस फैक्टर मैं आपकी बात कर रही हूं और उसमें संगठन के कितने बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट रोल को आप देखते हैं, जो क्रेडिट देते हैं आप। संगठन की मजबूती, जनता के बीच में जाना, ये सब कुछ आपने किया। लेकिन क्या इसकी एक वजह यह भी थी कि कांग्रेस सिमटी और जनता के पास कोई बेहतर विकल्प था नहीं? यही वजह रही कि अंधेरा छटा और कमल खिला, उसके बाद आपने गति पकड़ी। मुकेश त्यागी जी, मुझे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का उदय कब हुआ था? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, हेलो, आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी हेलो, मुकेश जी आपको मैं सुन पा रही हूं, अपनी बात पूरी करें सर। मुकेश जी एक बार फिर से कनेक्ट करती हूं आपको, तब तक मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि सबसे बड़ी दिक्कत एक ये रही कि कहीं ना कहीं एचआर मैनेजमेंट बड़ा फेल हुआ। अभी संजीव कौशिक जी कई लोगों का जिक्र कर रहे थे, तो उसके साथ साथ मेरे जहन में ऐसे बहुत सारे नाम आ रहे थे जो आपकी पार्टी में एक मजबूती के साथ खड़े हुए थे। कहते हैं कि नेतृत्व आपका कमजोर है, जब जब पार्टी को जरूरत होती है तो आपके सबसे बड़े चेहरे मोहरे कौन? राहुल गांधी नजर ही नहीं आते। जहां पर आप इंडिया अलायंस बना रहे थे, आपको मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करना था, राहुल गांधी इक्का दुक्का मौके को छोड़कर कहीं पर भी उस तरीके से नजर नहीं आए। लोकसभा चुनाव नजदीक है सर, कैसे? आज मैंने देखा जयपुर से तस्वीरें आ रही थी, रैली होनी थी, वहां पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। वहां कौन कौन मौजूद था? प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे। मैं कहती हूं कि क्या नेतृत्व में कमजोरी नहीं लगती? और कहीं तो एनालिसिस होता होगा सर, आत्ममंथन होता होगा कांग्रेस के अंदर कि हम क्यों छिटक गए, हम क्यों पिछड़ गए और बीजेपी इतनी आगे क्यों बढ़ गई? देखिए, अभी मैं सुन रहा था संजीव कौशिक जी कुछ अच्छी बात कर रहे थे तो उनको तो आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, और रमनीश वत्स जी के लिए मुकेश जी को भी कंफ्यूजन हुआ कि ये भाजपा का प्रवक्ता स्टूडियो में बैठा है। आपको मैंने कितना वक्त दिया शुरुआत में? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा सर, तो पूर्णिमा जी दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। रंजीत जी, मैंने आपको शुरुआत में कहीं टोका क्या? फिर आप ऐसे करते नहीं। सुनिए रंजीत जी, रंजीत जी पहले अब मेरी एक सेकंड बात सुनिए सर। रंजीत जी पहले मेरी एक सेकंड अब आप बात सुनिए। रंजीत जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले मेरी आप बात सुनिए सर। आप ये शिगुफा छेड़ के इस तरीके से निकल नहीं सकते। शुरुआत में मैंने आपको पूरा समय दिया, संजीव कौशिक जी लगातार बोल रहे थे, बीच में रमनीश जी ने अपना काउंटर रखा तो मैंने उनको रोका वहां पर, और फिर उसके बाद सर आप हमारी टीम से ये कंप्लेंट भी करते हैं कि हम आपको बोलने का मौका नहीं देते। तो सर इतना तो क्रिबिंग नहीं हो सकती ना रंजीत जी, प्लीज सर। यू आर वेरी मैच्योर स्पोक्सपर्सन सर, प्लीज। देखिए, संजीव कौशिक जी को आपने बुलाया है तो उनकी बात आपको रखने देनी चाहिए। बुलाया है संजीव जी को, अपनी कोई बात लगेगी वो खुद कहेंगे, आप उनके स्पोक्सपर्सन मत बनिए, आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन रहिए सर, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए। नहीं, मुझे ये लगा कि मुकेश जी को कंफ्यूजन हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो स्टूडियो में बैठा है तो मुझे कैसे जोड़ दिया। खैर, अब मैं आता हूं अपनी बात पे। देखिए, जयपुर की रैली में व्हाट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। खैर जी बता। अब वो आपसे भी सीखना है मैडम, ऐसा है कि वो तो हमने है ही, वो आपसे नहीं सीखना है। क्या सीखेंगे? मैं उम्र में भी बहुत छोटी हूँ, एक्सपीरियंस में आपसे बहुत छोटी हूँ, इतनी पुरानी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आपको तो तटस्थ होना चाहिए, पक्ष मजबूती से रखिए रंजीत जी। जो आपकी जिम्मेदारी है टीवी चैनल पर बैठकर बोलने की, उसको मजबूती के साथ रखिए। छोड़िए, मुझसे क्या सीखेंगे सर, वो छोड़ देते हैं ना। हाँ, नहीं, बोलिए, वो आपसे सीखना भी नहीं है। बोलिए रंजीत जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब दे दूं। बोलिए रंजीत जी। का ये जवाब है, आदरणीय मोदी जी 3-4 मुख्य मुद्दों को देश के सामने रखकर आए थे। एक उसमें था भ्रष्टाचार।
अभी जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा प्रोसेस हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी कलई खोल के रख दी। दूसरी बात आप देखें, अभी संजीव जी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि जितने लोगों को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, उन सब को डरा धमकाकर, कभी ईडी का प्रयोग करके, कभी सीबीआई का प्रयोग करके, कभी इनकम टैक्स का प्रयोग करके अपने वॉशिंग मशीन में नहलाया, अपने वॉशिंग पाउडर से धोया और भारतीय जनता पार्टी में किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिया और वित्त मंत्रालय तक की चाबी दे दी। ये तो उनके भ्रष्टाचार की कहानी है जिस पर वो आए थे। दूसरी बात उन्होंने की परिवारवाद की। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ जमुई में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी। 4 उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने गए थे वो। उनके बाएं तरफ थे चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी के पुत्र। दाहिने तरफ थे रामविलास पासवान जी के दामाद अरुण भारती जी, जिसके चुनाव प्रचार में गए थे। और उसके बगल में थे मांझी जी। मांझी जी खुद उम्मीदवार हैं गया से और उनके पुत्र वहां कैबिनेट मिनिस्टर हैं बिहार सरकार में। और तीसरा नवादा के कैंडिडेट का प्रचार करने गए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर थे। और इसी तरह सुशील सिंह जो रामसेवक सिंह के बेटे हैं औरंगाबाद के, उनके चुनाव प्रचार में। मैं ये बता रहा हूं कि जब आपके आगे पीछे बाएं दाएं सभी परिवार के लोग हों और वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर चोट करते, परिवारवाद की बात करते हैं, तो ये देश की जनता समझ रही है कि वास्तव में कथनी और करनी में इनके कितना गैप है। कहते कुछ है और करते कुछ है। और तीसरा मुद्दा लोकतंत्र पर, कहते थे कि लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव ने इन लोगों को पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया कि वास्तव में किस तरह से ये लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और उन्होंने हस्तक्षेप किया और जिसको चुनाव जीतना चाहिए था उसको चुनाव जिताया। एब्सोल्युटली राइट सर। और मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो कांग्रेस के एनालिसिस पर पूछा था, लेकिन कांग्रेस के आत्ममंथन पर पूछा था। लेकिन शायद मुकेश जी को इस बात को सुनकर बड़ी खुशी होगी कि मंच पर बीजेपी की रैली में कौन कहां पर बैठा होता है, कहां पर मौजूद रहता है, इस पर पूरा का पूरा कांग्रेसी अमला नजर रखता है। लेकिन अगर कांग्रेस के मंच पर कौन नदारद है, इस पर भी आप देखेंगे तो शायद बेहतर होगा। मुकेश जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये एक तरीके का नैरेटिव था जो रखा गया, ये कहते हुए कि विपक्ष कमजोर हुआ और इसीलिए बीजेपी को ये मौका मिला क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए अंधेरा छटा और कमल खिला। लेकिन इसके साथ साथ क्या इस बात पर भी जोर देना नहीं चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों की तरफ से कड़े फैसले लिए गए। 1984 में आपके सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको आपने अध्यक्ष पद से हटाया। पूरी तरीके से संगठन स्तर पर आपने बदलाव किया, इसके साथ ही राज्यों तक आपने बदलाव किया। उत्तर प्रदेश में 2013 में पार्टी का पूरी तरीके से पुनर्गठन, उसको रिवैम्प किया गया और उसके बाद होती है मोदी की एंट्री और उनकी जो ट्रस्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और ये बड़े फैसले आज भी आपकी पार्टी में नजर आते हैं, फिर चाहे बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में टिकट ना देना हो, जिसका एक उदाहरण अभी तस्वीरों में गाजियाबाद का भी नजर आ रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि आपका जो विश्लेषण है वो बहुत सटीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई डायनेमिक पार्टी है, देखिए हम लोग संगठन पे काम करते हैं। आपने जिस प्रकार से देखा होगा किस प्रकार से संगठन जो है, आरएसएस जैसा संगठन जो है, जो कि नॉन पॉलिटिकल है लेकिन लगातार लोगों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। तमाम उनकी ऐसी इकाइयां हैं जो हमारे 140 करोड़ लोगों के साथ परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी लगातार सेवा करते रहते हैं, चाहे चुनाव हो या नहीं हो। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आपने देख लिया, जिस दिन भी चुनाव समाप्त होता है, ये नहीं कि अवकाश पर चले जाएं, वो लगातार संगठन के लिए काम करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए एक फैक्टर कहलाता है टीना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज 140 करोड़ में इतनी सारी पार्टीज हैं, सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है, आरजेडी है, तमाम ऐसी पार्टीज हैं जो बहुत पुरानी है। आज उनका कोई वर्चस्व नहीं बचा, कोई एक लीडर नहीं है जिसको ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर सके। तो ये तो वहां पर शून्य स्थिति है, वहां पर ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि आज एक भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को मैच करने का इनके पास कैंडिडेट नहीं है। बसते कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है, अरे भाई आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया चेयरमैन, ऐसे ही जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बनाया, लोग इनके चरित्र को जानते हैं। किस प्रकार से सोनिया गांधी जो है
मनमोहन सिंह जी की फाइल को पहले क्लियर करती थी, तब जाके मनमोहन सिंह जी उस पर साइन किया करते थे। तो आपने इस प्रकार की जो ट्रेडिशंस रखे हैं वो जनता के सामने आ गई है। आपने भ्रष्टाचार की बुनियाद डाली, आपने पुष्टिवाद की तुष्टिकरण की बुनियाद डाली, आपने इमरजेंसी लगाई, आपने बोफोर्स का केस किया, आपने तमाम ऐसे घपले किए जो देश समझ चुका है। अब आपकी जो विश्वसनीयता पे है उस पर प्रश्नवाची चिन्ह लग गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, मैं आपको बता दूं, कोई भी रॉयट्स नहीं होता। सुरक्षा का जो घेरा है पूरे देश के अंदर है। 26/11 का हुआ, मुझे बताइए पूर्णिमा जी, क्या क्या कांग्रेस सरकार ने, पाकिस्तान वहां पे घुसपैठ आ गए, पूरे ताज में, ओबरॉय में, यहाँ पर गोलियां चली, रेलवे स्टेशन के ऊपर कितने लोग मारे गए, क्या प्रतिक्रिया में इन्होंने किया, मुझे जरा बता दीजिए। तो इनकी जो असफलता है वो धीरे धीरे इकट्ठा होते जाते, पाप का घड़ा भर गया है। और लगातार राहुल गांधी, मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, मैं समझता हूं उनका मानसिक संतुलन पता नहीं क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी है, कौन के उनके एडवाइजर है, जाकर के यूके और यूएस में जाकर के भारत को गाली निकालते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में, आप आइए, आप हमारे इंटरवेंशन करिए। चाइना की तारीफ करते हैं, देखिए चाइना कितना अच्छी कंट्री है। उनकी मेंटल हेल्थ पर तो सवाल नहीं खड़े कर सकते ना सर? नहीं, मैं नहीं, उनकी सोच पर खड़े कर सकते हैं, उनकी सोच पर खड़े कर सकते हैं और आप उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते सर, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ पर तो आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। मुझे लगता है कि वो ठीक भी नहीं है सर। पूर्णिमा जी, मैं मेंटल हेल्थ पे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक वर्ड कहलाता है इंटरमिटेंट इंसैनिटी। कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है कि हर एक आदमी में, नॉर्मल व्यक्ति के अंदर भी इंटरमिटेंट इंसैनिटी आ जाती है। ये जाकर के यूएस और अमेरिका, वहां पे यूके में जाकर के इन्होंने क्या बोला है, भारत की डेमोक्रेसी का मजाक बनाया है कि हमारे यहाँ तमाम जो है एनफोर्समेंट एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। जुडिशरी तक पर इन्होंने जो है उसमें वो किया है। जब इनके फेवर में आ जाता है तब ईवीएम मशीन ठीक होती है। हिमाचल में जीत गए, कर्नाटक में जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गई। जब नहीं आता तो ईवीएम को गाली देने लगते हैं। ठीक है, मिश्रा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, लेकिन बस 30 सेकंड में जल्दी से जवाब जोड़ना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन करिए, अंतःकरण में झांकिए और विश्लेषण करिए कि आप लोग पार्टी का जो है आपके जमीन खो चुके हैं, आप ठीक है, बिल्कुल खो चुके हैं। और एक सेकंड, एक लाइन और खत्म कर दे रहा हूं। हाँ। अभी टीवी सीएनएक्स का एक सर्वे हुआ है जिसमें, जो कि बहुत रिलायबल सर्वे है, उसमें सिर्फ कांग्रेस को 38 दे रहे हैं, बताइए, और 94 पूरे इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। आपस में आप विघटित हैं और आप देश के संचालन करने की बात करते हैं और मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं। तो आपका कोई बैलेंसिंग फैक्टर तो होना चाहिए। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। रंजीत जी, आपको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले रमनीश जी 30 सेकंड में। पूर्णिमा जी, मैं कहना चाह रहा था, अभी देखिए रंजीत जी ने मतलब कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप और उसका करवा करवा थू थू। आप जिस तरह की नीति इन्होंने अपनाई थी और उसका प्रतिफल हम देख रहे हैं कि रंजीत जी ने अभी एक मुद्दा उठा लिया कि हाँ, चंडीगढ़ में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी। तो लोकतंत्र की जीत कब हो जाती है? जब इनके पक्ष में चला जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में दे दिया तो लोकतंत्र की जीत हो गई। और जैसे ही ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का रोते हैं। उसके बाद देखिए 400 सीट यदि पाने की बात हो रहा है, कृत संकल्प है भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे कारण भी था ना। अरे 2014 का हमने वो दौर देखा था। 2014 की बात करें, 2014 से पहले की बात करें तो भारत देश हमारा गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। और जकड़े हुए किस रूप में थे कि उस समय देखिए, राम मंदिर की बात करना भी गुनाह था। धारा 370 की बात करना गुनाह था 2014 से पहले। धारा 370 हटा दिया, सीए लागू कर दिया गया, राम मंदिर बन गया। और आम जनता जिसको गरीब को ये मानसिकता के रूप में मानते थे, गरीबी एक मानसिकता है। आज 25 करोड़ लोगों को, गरीबों को आज गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाने का काम यदि किया जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद संजीव जी एक क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी। समय बस खत्म होने वाला है। ठीक है, रमनीश जी रुकिएगा प्लीज, जल्दी से मिश्रा जी जवाब दीजिए। पूर्णिमा जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुकेश जी को अमर्यादित भाषा के लिए टोका। और मुझे लगता है कि विदेश में जाकर इस तरह की बात करने की शुरुआत माननीय मोदी जी ने की थी, तो क्या उनके बारे में भी उनका वही ख्याल है, वही शब्दावली है? दूसरी बात आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। यही स्लोगन इन्होंने गढ़ा था 2004 के चुनाव में, और उस समय कहा था कि शाइनिंग इंडिया है, इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। उस नारे का क्या हश्र हुआ? उसके बाद उस चुनाव में इनकी बुरी तरह से हार हुई और कांग्रेस के नेतृत्व में 5 साल नहीं 10 साल उसके बाद शासन रहा। तो ये जो टीना फैक्टर का राग अलापते हैं और कभी इंडिया शाइनिंग का राग अलापते हैं और 400 पार कहते हैं, ये 400 पार का नारा ही इनके घबराहट को बताता है, क्योंकि इनको पता है
कि वास्तव में इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। जिन वादों को 400 पार किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नारा दे दिया था, लेकिन 400 सीट पे है, कांग्रेस पार्टी खड़ी भी नहीं करी है कैंडिडेट अपनी। 400 क्या आप कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट भी खड़ा कर रहा है? 400 नारा देने की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं दिया था क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तो नारा दिया था। नारे और वादे तो आपने भी 10 साल से दिए बहुत सारे, तो आम जनता तो आपके आकर्षित हो नहीं रही है। आकर्षित क्यों नहीं हो रही है? अरे भैया, आपके अंदर कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस के अंदर घुन लग गया है, एक घुन लग गया है कांग्रेस के अंदर। आपको कांग्रेस के अंदर घुन लग गया है। अब कांग्रेस के पास आम जनता नहीं जाना चाहती है। रमनीश मुझे आप ये कुछ बात बताइए, मैं बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता के लिए भी पूछ रहा हूँ कि आपका क्या नारा है? हमारा तो नारा है 400 पार, आपका क्या नारा है? 40 पार। देखिए, पूछो, हमारा यही बताइए। नारा है मुकेश जी, हमारा यही नारा है कि आप जो ये कहते हैं ना 400 पार, ये जनता को आप चुनौती दे रहे हैं कि तुम मुझे वोट दो या न दो, मैं 400 पार करके दिखाऊंगा। मैं जनता तो से आप बताइए, कहता हूं आपका आकलन क्या है? आपको कितने मिलने वाली हैं सीट्स? इंडिया गठबंधन को कितनी मिलने वाली हैं? जी आपने किसी ने भी आज तक ये विश्लेषण करके नहीं दिया कि कितनी सीट मिलने वाली है। ये स्थिति है आप लोगों की। आप लोग सिर्फ स्टूडियो में आके भाषण देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कांग्रेस वालों की कि वो स्टूडियो में आके भाषण देते हैं और पब्लिक को और ब्लेम करते रहते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ गलती लगती है, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? जैसे आतिशी बोली कि मुझको जो है धमकी मिली, मुझको ये मिला। अरे कोर्ट जाइए, उसके बाद आप एड्रेस करिए। राहुल गांधी लगातार पूरे पार्लियामेंट को घेरते रहे और राफेल के ऊपर कोर्ट में जाकर के मुंह की खाई उन्होंने। तो आप लोग ना पार्लियामेंट चलने देते हैं। मुकेश जी, मैं एकदम अंतिम पड़ाव पर हूँ, मिश्रा जी एकदम अंतिम पड़ाव पर हूँ, और इसीलिए संजीव जी से मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना होगा। सर, मुझे सिर्फ इतना समझाइए, क्या ये हाई टाइम नहीं है जब कांग्रेस को अपनी लकीर को लंबा करना पड़ेगा? अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अस्तित्व को बचाना है, या वो अस्तित्व कुछ हद तक कम हो चुका है, कुछ तो कोशिश करनी होगी, लकीर को लंबा तो करना पड़ेगा ना। म्यूट है संजीव जी, म्यूट है आप। पूर्णिमा, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको ये बात माननी होगी कि आपके सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी स्मार्ट राजनीति करने वाली पार्टी है। वो हर एक कदम और 24/7 वो राजनीति करने के मोड में होती है, इलेक्शन मोड में होती है। कांग्रेस पार्टी जब तक अपने आमूलचूल में परिवर्तन नहीं लाएगी तब तक बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी के जैसे नए पौध के लोगों को लाने की जरूरत है। जोश भी चाहिए, अनुभव की आंखें भी चाहिए, काम करने की स्वतंत्रता भी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ये बात मानती है कि जब तक हमारे पास लड्डू है, मिठाइयां हैं, तब तक मक्खियों के जैसे वैसे राजनेता भिनभिनाएंगे, और जब भी मिठाई वो खत्म हो जाती है वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को प्रयास करना होगा कि वैसे मक्खियां ही सही, लेकिन उसको कैसे अपने पाले में रखा जाए।